हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कपांगी ट्रैवल्स। माय नेम इज निशा। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया। थोड़ा काम आया हुआ था माल्टा पोलैंड का, तो मैं उसी को थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए लगी हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो आई रियली अपोलोजाइज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका पासपोर्ट, जिसमें कि आपकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, बेस्ट है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपकी 3 मंथ्स की वैलिडिटी तक भी वो एक्सेप्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट पे एक चीज और है, आपकी पासपोर्ट पे एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। पासपोर्ट के साथ साथ आपको फोटो चाहिए होती है 35 by 45 mm की व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। वैसे ये जो साइज मैंने आपको बताया, ये मोस्टली जितनी भी एम्बेसी होती है सब में यही साइज का मांगते हैं, और क्लियर होना चाहिए आपका ईयर्स, फोरहेड, ये सब क्लियर आना चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जनरली हम भरते हैं, उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, बट एक ही चीज है जो आप ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन भरते वक्त अगर आप किसी से भरा रहे हैं तो उसे रीचेक कर लें, और खुद भी भरा है तो भी रीचेक कर लें। उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो एप्लीकेशन जो भी भरे ध्यान से भरे। नेक्स्ट है आपका बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें आपको 6 मंथ्स की स्टेटमेंट देनी होती है। लेटेस्ट है, दैट वुड बी बेस्ट। आपको एग्जांपल दे देती हूँ, अगर सपोज कीजिए आप आने वाली 15 तारीख की जो है सबमिशन करा रहे हैं अगर, तो बेस्ट है अगर आप 10 तक दे दें, और अगर 10 तक नहीं भी हो पाए तो अगर आप 1 तारीख तक की भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी बेस्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक और चीज, बैंक स्टेटमेंट देते वक्त ये बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फोटो कॉपी निकाल के ले आते हैं, जिसके पास ऑनलाइन सर्विसेज होती है, या फिर पासबुक की कॉपी दे देते हैं। प्लेन कॉपीज नहीं चलेगी, फोटो कॉपी नहीं चलती है, उसे आपको बैंक से अटैच कराना होता है। मतलब बैंक में आपको वहां से एक स्टैंप लगवानी होती है, और जो भी वहां पे रिलायबल मैनेजर होंगे, ऑफिसर्स होते हैं, उनसे साइन कराने होते हैं, तभी ये एक्सेप्टेड होती है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आता है आपका एनओसी लेटर। देखिए, एनओसी लेटर जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, ये मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। एनओसी लेटर पहला उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में। पहला ये, अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी कंपनी के एचआर से ये लेटर लेना होता है, और लेटर पे आपको लिखवाना होता है कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर डेजिग्नेशन, और आप कब से कब तक की छुट्टी ले रहे हैं, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी छुट्टी से, और ये आपको कंपनी के लेटर हेड पे लिखवाना होता है। ठीक है। और इस पे स्टैम्प भी होनी चाहिए, अगर बेस्ट है स्टैम्प और साइन हो तो दैट विल बी रियली बेस्ट। ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एनओसी लेटर में लिखवानी होती है आपकी कंपनी के लेटर हेड पे। सेकेंड पॉइंट इज दैट, अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे, मतलब आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे आपको ये डिटेल लिखनी पड़ती है कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कब तक जा रहे हैं, कितने दिन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती है, और उसमें आपका साइन भी होना चाहिए, और प्लस आपकी कंपनी की स्टैम्प भी होनी चाहिए। ये हुई आपकी। प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप अपना बिजनेस कार्ड जरूर लगा दीजिए, दैट वुड बी रियली ग्रेट, अगर है तो जरूर लगवाइए। तो ये हो गया आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एनओसी के लिए। ठीक है। और एनओसी के बारे में बात करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी जो बिजनेस पर्पस से जाते हैं, और वहां पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनवाइट किए गए हैं, या फिर आप किसी कंपनी के थ्रू इनवाइट किए गए हैं, या कोई इवेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह से बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आपको 2-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। आपको इनविटेशन लेटर वहां से मंगवाना पड़ता है, जिस भी कंपनी के से आप मिलने जा रहे हैं, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस भी जैसे, उनसे आपको ये मंगवाना पड़ता है इनविटेशन लेटर के साथ साथ आपको अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन जीएसटी का जो होता है वो वाला।
तो वो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सबमिट कराना पड़ता है। थर्ड, आपको एक लेटर लिख के देना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंसिव लेटर, जिसमें डिटेल्स में लिखा होता है कि आप कहाँ मिलने, किससे मिलने जा रहे हैं, किसने आपको इनवाइट किया है और कब तक रहेंगे और कहाँ पे एड्रेस, कहाँ क्या एड्रेस है जहाँ पे आप इनवाइट किए गए हैं, या मीटिंग कहाँ होने वाली है और आप कहाँ रुकने वाले। इस तरह से पूरा ब्रीफ लेटर होना चाहिए जिसमें कि आप समझा सकें कि यस दैट इज फॉर योर बिजनेस पर्पस। तो इस तरह का एक लेटर, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेटर बनाकर आपको जमा करना पड़ता है अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं या बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है जिसमें कि अगर आप 6 मंथ से ज्यादा रुकना चाहते हैं, अगर आप 6 मंथ से ज्यादा रुकना चाहते हैं तो भी आपको वैसे जनरली तो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते नहीं है, नॉर्मली कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस एक मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसे मेडिकल सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसके लिए आपको कहीं भागना नहीं होता। जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो काउंसलर ही आपको बता देते हैं कि आपको कौन से हॉस्पिटल से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा और या फिर किस डॉक्टर से बनेगा, तो आप वहां जाके आराम से बनवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ये चेक करने के लिए होता है कि आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, या रिसेंटली कोई टीबी हुआ तो नहीं है, आप डायग्नोस तो नहीं हुए हैं, क्योंकि वो न्यूजीलैंड जो है वो इसको वेलकम नहीं करता है। तो अगर आपको है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं वीजा लगने के, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप 6 मंथ से ज्यादा वहां रुकने वाले हैं, एनी विच केसेस, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए भी जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए भी जा रहे हैं, फैमिली से मिलने जा रहे हैं, एनी विच वेज अगर आप 6 मंथ से रुक रहे हैं, ज्यादा रुक रहे हैं, तो आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ चलिए अब बात करते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका टिकट का आपको पीएनआर का कॉपी देना होता है या डमी टिकट बना के देना होता है। डमी टिकट जनरली आपके एजेंट आपको बना के दे देते हैं या फिर आप पीएनआर की कॉपी आप उनसे ले सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, खाली इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो ध्यान देने लायक है, वो है कि जब भी आप पीएनआर की कॉपी देते हैं या फिर आप जब भी डमी टिकट देते हैं बनाकर, तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि उस दिन फ्लाइट एक्चुअली उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, उस मतलब डेट पे उड़ रही है कि नहीं उड़ रही, उस जगह से उड़ रही है कि नहीं उड़ रही, ये चीज आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है, मतलब डेली नहीं जाती है फ्लाइट्स, तो आप प्लीज इस चीज का चेक कर लीजिएगा। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट में है आपका ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी वैसे तो सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव बनानी चाहिए आपको, कि आप फर्स्ट दिन क्या कर रहे हैं, सेकंड दिन क्या कर रहे हैं, थर्ड दिन क्या कर रहे हैं, और ये थोड़ी प्रैक्टिकल बनाइए प्लीज। एक ऐसा मत बनाइएगा कि आप फर्स्ट दिन भी ऑकलैंड, सेकंड दिन भी ऑकलैंड, थर्ड दिन रोटोवा, आप इस तरह से, तो आप इस तरह से बिल्कुल मत बनाइएगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए कि फर्स्ट दिन अगर आप ऑकलैंड पहुंच रहे हैं तो आप फुल, अगर शाम को सपोज आप शाम को पहुंच रहे हैं तो आप नाइट स्टे कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट दिन ऑकलैंड ही घूमेंगे, फिर आप नेक्स्ट दिन, अगले दिन मॉर्निंग, थर्ड दिन आप नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। इस तरह से पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप लिखिए ताकि वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लगे और काउंसलर को लगे आप सीरियसली वहां पे जिस भी पर्पस के लिए जा रहे हैं, सपोज आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो भी इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए कि अभी फर्स्ट दिन कहाँ मीटिंग है, सेकेंड दिन आप क्या करने वाले हैं और थर्ड दिन आप क्या करने वाले हैं। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए तो वो आपकी प्रैक्टिकल आइटनरी लगती है, और आइटनरी जो है वो काउंसलर के द्वारा जरूर चेक की जाती है और ये का इन्फॉर्मेशन, और उस पर भी कैंसिलेशन होते हैं। तो प्लीज आइटनरी जब भी बनाएं थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बनाएं, कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, ज्यादा ब्रीफ भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, मतलब समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली यस दैट्स करेक्ट, पर्सन इज गोइंग फॉर ट्रैवल पर्पज और बिजनेस पर्पज, और व्हाट इज योर पर्पज, उसमें समझ में आना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हुआ। इस डॉक्यूमेंट में मैं एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताना चाहूंगी, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। वैसे न्यूजीलैंड जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मांगती है, बिल्कुल नहीं मांगती है, बट अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस अपना करके देते हैं, दैट वुड बी रियली गुड। इससे आपका ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी ट्रैवल जो है वो सिक्योर कर रखी है। वैसे इससे फायदा भी है आपको, ये आप न्यूजीलैंड क्या आप जहां भी ट्रैवल करेंगे उस चीज के लिए फायदा रहता है। सपोज आपने पासपोर्ट खो दिया या आपकी फ्लाइट डिले हो गई या आपका लगेज खो गया
या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो आपको ये जो आपकी जहाँ से भी अपनी इंश्योरेंस क्लेम वहाँ से आप उसे क्लेम कर सकते हैं। दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल, और क्लेम ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा। आप जहां से भी आपका मन करे वहां से करा लीजिए। ये हो गई आपकी इंश्योरेंस। मैंडेटरी नहीं है, मैं अभी से बता देती हूँ, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप बनवा लें तो बेस्ट है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इसके बाद वो है आपका उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। सपोज अगर आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो आपको, अगर आपके पासपोर्ट पे उसका स्टिकर वीजा है तो गुड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर स्टिकर वीजा नहीं है तो आपको उसका ई वीजा जो है उसकी कॉपी आपको जमा करानी होती है, ठीक है। जैसे सिंगापुर हो गया, आपका दुबई हो गया, अगर आपको उसकी ई वीजा की कॉपी अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज आप उसे जमा कराएं, बेस्ट है। और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, बट अगर अवेलेबल है आपके मेल में या जहां पर भी है तो आप उसकी कॉपी जरूर जमा कराएं। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, बोल्ड लेटर्स में बोलती हूँ, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो प्लीज आप इसकी कॉपी जरूर जमा कराएं। और एक और चीज, इसमें बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि हम अगर यूएस जा चुके हैं या यूके जा चुके हैं, ये एग्जाम्पल है, यूएस जा चुके हैं या यूके जा चुके हैं तो हमें सिंगापुर, दुबई जैसी कंट्रीज के देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको तब भी आपने जिस जिस कंट्री के अगर आपके पास ई वीजा अवेलेबल है आपको उन सारी उसकी देनी पड़ती है। ये न्यूजीलैंड जो है वो ये जरूर चेक करता है, वो देखता है आपकी पास्ट हिस्ट्री कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है और आप कितना टाइम वहाँ रुके हुए हैं, ये चेक करते हैं वो लोग। तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना होता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद में बात करने के बाद मैं आपको अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न का। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो न्यूजीलैंड एम्बेसी के थ्रू मांगा नहीं जाता, और बहुत सारे लोग जो एक्स्ट्रा लगा देते हैं 4-5 साल के, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगाना भी है, अगर बीइंग एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगाना है अगर, तो आप सिर्फ मुश्किल से 2 साल का या 3, मैक्सिमम 1-2 साल का ही लगाइए, ज्यादा की जरूरत होती नहीं है। तो 2-3 साल का, सॉरी 2-3 साल का लगा दीजिए, इट्स मोर देन इनफ जस्ट फॉर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में एक ऑप्शन आता है, न्यूजीलैंड में स्पेशली होता है, आपको ड्राइवर का वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर अ ड्राइवर और सोलो ड्राइवर। मतलब अगर आप खुद ड्राइव करना चाहेंगे वहां या आप किसी ड्राइवर को हायर करना चाहेंगे, तो आप वहां पे मोस्टली अगर आप खुद ड्राइव करना जानते हैं तो प्लीज आप सोलो ड्राइव का ही ऑप्शन चूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहां पे ड्राइवर का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको आपके इनकम का डॉक्यूमेंट जो है वो एक्स्ट्रा दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो ड्राइवर हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो पॉपुलेशन कम है इसी वजह से। तो आपको अगर बेस्ट है अगर आप सोलो ड्राइव दिखाएं, और अगर आप ड्राइवर दिखा रहे हैं तो आपको आपके इनकम सोर्स का अच्छा खासा ब्यूरो देना पड़ेगा, या आपको स्टेटमेंट में दिखानी पड़ेगी अच्छी खासी इनकम। सोलो ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है दैट वुड बी गुड, आप वो जमा करा दीजिए। और नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी एक्सेप्टेबल है, या आप जिस भी कंट्री के हैं उसका भी एक्सेप्टेबल है, पर आपको उसमें वो गोल्डन और सिल्वर चिप जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, मतलब जिसमें चिप से रीडिंग होती है वो वाले एक्सेप्टेबल होते हैं, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट है अगर आप सोलो ड्राइव ही चूज करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एनओसी लेटर में। एनओसी लेटर में मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो लोग कंपनी के अपने किसी जगह पे जॉब करते हैं, एनओसी लेटर के साथ साथ अगर आप ऑप्शन है तो आप अपनी सैलरी स्लिप भी लगा दीजिए, अराउंड 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की, या बेस्ट अगर 6 मंथ्स की लगा दे तो इससे ये होता है कि आपका ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस को भी शो करने के लिए, प्लस आपके एनओसी को भी शो करने के लिए। तो ये अगर हो सके तो आप सैलरी स्लिप भी लगाएं, और ये आपको एचआर अगर आपके ऑनलाइन आपके पोर्टल पे मिलता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता तो आप अपने एचआर से मेल करके मंगवा सकते हैं, दैट वुड बी रियली। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पीएनआर का। मैंने आपको उसके बारे में बता ही दिया है कि आपको पीएनआर कॉपी में डेट और टाइमिंग का जरूर चेक कर लेना चाहिए, वहां से फ्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर दैट कि आप लोग का न्यूजीलैंड का वीजा जरूर लगेगा।
और अगर कोई और डिटेल चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मुझे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल अपडेट यू, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, दिस इज निशा चौहान साइनिंग ऑफ।